बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम 6 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज, व्हाई, एक्सप्लेन। कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहली चीज, जब चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। उसकी रीजन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स जो उस चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है पार्टिकल की वेलोसिटी के। जो आपने टॉपिक पढ़ा था कि एक चार्ज को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वेलोसिटी से थ्रो करें तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, अगर चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और वो फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगी उस चार्ज की वेलोसिटी के। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वर्क है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला W इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स नहीं, वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू FD होता है। मैग्नेटिक फोर्स तो F इक्वल टू QVB साइन थीटा है। तो जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू FD कॉस थीटा है। अब थीटा यहां पे 90 पुट करेंगे क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है पार्टिकल की वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स किसी और डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो ये हमारे पास cos 90 जीरो हो जाता है। यानी कि इस केस में वर्क डन जीरो होता है। जब वर्क डन जीरो है तो पार्टिकल की जो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। इवन के इसकी डायरेक्शन बेशक चेंज हो रही है जो चार्ज पार्टिकल है उसकी, लेकिन जो वर्क डन है और काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ कांस्टेंट करंट I अंडर द कंडीशंस ऑफ doubling the length of the solenoid while maintaining the same number of turns and doubling the number of turns while maintaining the same length। हमने मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आएगा उसको डिस्क्राइब करना है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी चेंज होगी। कंडीशन क्या बताई गई? पहले ये कहा गया कि लेंथ डबल कर दें सोलेनॉइड की जबकि नंबर ऑफ टर्न्स सेम रखें, और दूसरे केस में क्या किया? नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें लेकिन लेंथ को सेम रखें। तो इस केस को हम जरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कि पहले हमारे पास ए पार्ट है जिसमें लेंथ सोलेनॉइड की डबल कर देनी है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उनको सेम रखना है। तो अगर लेंथ L डबल कर दी जाए यानी कि न्यू लेंथ L प्राइम ओरिजिनल लेंथ का डबल हो जाए और नंबर ऑफ टर्न्स N जो हैं उनको सेम रखा जाए, तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? N प्राइम इक्वल टू N प्राइम ओवर L प्राइम। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो हम इसको कैसे करेंगे? ओरिजिनल नंबर ऑफ जो ओरिजिनल हमारे पास n प्राइम तो न्यू है ना, जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन कहा गया था कि n को सेम रखें, वो हमने सेम रखा। लेंथ को डबल करने का कहा, उसको 2L पुट कर दिया, तो 1/2 n ओवर L आ जाता है। n ओवर L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n के इक्वल होता है 1/2 n, यानी कि n/2 आ जाएगा। यानी कि n प्राइम जो न्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय 2 के। तो मैग्नेटिक फील्ड B प्राइम क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट N I है।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी प्राइम जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इक्वल होगी म्यू नॉट एन प्राइम आई के। और प्राइम सिर्फ बी और एन पे लगाया है क्योंकि एन चेंज हुआ है, ये हमने देखा था, और बी हमने कैलकुलेट करना है। तो एन प्राइम की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, एन बाई 2 आई, ये होल के नीचे डिवाइड कर देंगे, म्यू नॉट एन आई बी के इक्वल होता है तो बी ओवर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि सोलिनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ओरिजिनल की निस्बत ओरिजिनल अगर बी थी तो बी प्राइम क्या हो गई, बी बाई 2 हो गया, यानी कि ओरिजिनल का हाफ हो गया। इसी तरह हम बी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, उसमें यह कहा गया है कि नंबर ऑफ टर्न्स एन जो हैं उनको डबल कर दिया जाए और लेंथ सेम रखी जाए। तो एन प्राइम इक्वल टू एन प्राइम ओवर एल प्राइम के फार्मूले में एन को हमने डबल कर दिया और एल को सेम रहने दिया, तो ये 2n ओवर एल आ जाता है। n ओवर एल n के इक्वल होता है, इसका मतलब ये है कि n प्राइम इक्वल आ गया 2n के। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। चेंज किस में आ रहा है, न्यू मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है और n प्राइम चेंज हुआ है इस केस में। तो n प्राइम की वैल्यू यहां पे 2n पुट की, 2 बाहर आ गया, 2 म्यू नॉट एन आई आ गया, म्यू नॉट एन आई B के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 2B आ गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड डबल हो गई है। तो पहला केस जिसमें लेंथ को डबल किया था लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स सेम रहने दिए थे, उस केस में सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो जाएगी, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए और लेंथ को सेम रहने दिया जाए तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ 1 एम्पेयर इज डिफाइंड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है, कौन सा कंसेप्ट यूज करते हो, फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। 2 करंट कैरिंग वायर्स हैं और 2 वायर्स हैं, पैरेलल हैं, उनमें से करंट पास हो रहा है, तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस दोनों वायर्स या तो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। अब इस सिनेरियो को सामने रखते हुए 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है, तो 1 एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट करंट। 1 एम्पेयर इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट करंट दैट व्हेन मेंटेन इन 2 infinitely long parallel wires placed 1 meter apart in vacuum produces magnetic force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter of length between the wires. This definition is based on Ampere's force law. ये जो आपने टॉपिक पढ़ा था कि 2 वायर्स में से करंट गुजर रहा हो तो उसके दरमियान जो फोर्स है उसका फार्मूला आपने कैलकुलेट किया था, वहां पे हमने ये डिराइव किया था F ओवर L इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R के। अच्छा, इस फार्मूले में 1 पुट करें अगर, वो कैसे कि हमने ये देखना है कि करंट 1 एम्पेयर कब होगा, तो करंट 1 एम्पेयर उस वक्त होगा जब 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स ली जाएं जिनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर हो और वो फोर्स कितनी प्रोड्यूस करें, 2 into 10 power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ ऑफ बिटवीन द वायर्स। तो उस केस में इसको हम एम्पेयर्स फोर्स लॉ की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल होगी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R carrying current I lie in XY plane with its center at origin as shown in figure. What is the magnetic flux through the XY plane? इसमें यह कहा गया है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R है, ये सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस R है, कैरिंग करंट I, और इसमें से करंट I गुजर रहा है और ये करंट की डायरेक्शन भी शो की गई है इन XY प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, और इसका सेंटर ओरिजिन पे है। What is the magnetic flux through the XY plane? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा XY प्लेन के अक्रॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो ये बेसिकली जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से है कि अगर एक वायर लें जिसको कॉइल की शेप दें और उसमें से करंट गुजारा जाए तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ इसी तरह से बनेगी जिस तरह के ऊपर हमें सिनेरियो दिखाया गया है। तो एक सर्कुलर लूप में से जब करंट गुजरता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाती हैं, ऊपर भी आपको नजर आ रहा है और यहां पे भी क्या नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि लूप में इंटर हो रही हैं, इस लूप में
और इस लूप में इंटर हो रही हैं एक साइड पे, वो इक्वल हैं उन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो कि लूप को दूसरी साइड पे एग्जिट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस लूप के अक्रॉस जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 होगा। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब क्लोज्ड लूप होगा, कॉइल जो है क्लोज्ड लूप है, तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो भी जाएं तो इसके अक्रॉस जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अ सस्पेंडेड मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग फ्रीली when a metal plate is positioned beneath the magnet, the oscillations are significantly damped. Describe the cause of this by Lenz's law. कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक मैग्नेट को हैंग किया गया है, आप यूं समझें कि मैग्नेट को थ्रेड के साथ बांध के हैंग किया गया है, तो वो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उसके नीचे जब हम एक मेटल का रिंग रखते हैं, मेटल प्लेट रखते हैं, when a metal plate is positioned beneath the magnet, जब मेटल प्लेट रखी तो क्या होगा, ऑसिलेशंस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डैम्प्ड हो जाती हैं। इसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली मेटल प्लेट जब एक वाइब्रेटिंग मैग्नेट के नीचे रखी जाती है तो उस प्लेट में एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एडी करंट्स इंड्यूस्ड हो जाते हैं। और एडी करंट्स क्यों होते हैं? ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉज्ड बाय द मैग्नेट्स मोशन। वो जो मैग्नेट मूव कर रहा है ना, वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे आएगा। अब लेंज़ेस लॉ के मुताबिक जो एडी करंट्स हैं वो जनरेट कर लेते हैं अपनी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड। अब वो जो एडी करंट्स की वजह से प्लेट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, वो मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगी, जिसकी वजह से डैंपिंग फोर्स क्रिएट हो जाती है। अब ये जो अपोजिशन है कि एडी करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई वो उस मैग्नेट की मोशन को अपोज कर रही है, ये अपोजिशन रिड्यूस करती है उस मैग्नेट की ऑसिलेशंस को। मैग्नेट जो ऑसिलेट कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड को अपोज करती है, जिसकी वजह से डैंपिंग का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ए थिन मेटेलिक रिंग इज ड्रॉप्ड इनटू ए वर्टिकल बार मैग्नेट, डज करंट इन द रिंग फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम द अबव। एक मेटेलिक रिंग है और इसको वर्टिकल बार मैग्नेट में ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया है, तो मैग्नेट में जो करंट है वो फ्लो करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली ये सिनेरियो है कि एक बार मैग्नेट है जो वर्टिकली हमारे पास मौजूद है और उसके ऊपर एक रिंग गिराया गया है ऊपर से नीचे की तरफ। जब मेटेलिक रिंग ड्रॉप करता है वर्टिकल बार मैग्नेट के ऊपर, तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है रिंग की वजह से वो रिंग में करंट इंड्यूस्ड कर देगा। डेफिनेटली मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जब ये रिंग इंटर हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस रिंग में करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब लेंज़ेस लॉ के मुताबिक जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को। इसका मतलब क्या है? जो ही ये रिंग इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब पहुंचेगा, द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज काउंटर क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव। यानी कि इस मैग्नेट को जो यहां पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक यहां डायग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग कर लें कि नॉर्थ ऊपर लिखना है और साउथ नीचे लिखना है। तो जब ये रिंग ऊपर से नीचे की तरफ गिराया और जो ही ये इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल तक पहुंचा, तो जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा होगा इस रिंग के अंदर वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, अगर इस रिंग को ऊपर से देखा जाए। और इस रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो अपोज करेगी इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है उसको। अब ये डायरेक्शन हमें कैसे पता चलती है? लेंज़ेस लॉ की वजह से। कि लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि जो करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड जिस भी चीज में हो रहा है, जो उस करंट इंड्यूस होने की वजह बन रही है, ये उस वजह को अपोज करेगा। ठीक है, तो आप देखें ना कि इस तरफ अगर ऊपर साउथ है, मैं अगर इसकी एग्जांपल इस मैग्नेट के मुताबिक आपको बात करूं, ऊपर की तरफ साउथ है, तो इस रिंग के अंदर करंट इस तरह से क्रिएट होगा कि साउथ डाउनवर्ड बने।
अब साउथ डाउनवर्ड कैसे बनता है कि अगर इसके अक्रॉस हम करंट की डायरेक्शन किस तरह से देखें कि एन ऊपर की तरफ आया। एन ऊपर की तरफ कैसे आ सकता है, इस वायर के अंदर लूप पे हमने राइट हैंड रूल अप्लाई करके इंडिकेट करना है कि किस डायरेक्शन में साउथ क्रिएट होगा। तो उस केस से आप ये देख सकते हैं कि जब रिंग डाउनवर्ड आएगा, अगर ऊपर मैग्नेट का साउथ है तो रिंग में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी, और अगर ऊपर नॉर्थ है तो रिंग में जो डायरेक्शन होगी वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। शो दैट E इक्वल टू डेल्टा फाई और डेल्टा टी हैव द सेम यूनिट्स। शो करना है कि E और डेल्टा फाई और डेल्टा टी के यूनिट सेम है। E का यूनिट क्या है? EMF बेसिकली एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज का मतलब एनर्जी का यूनिट जॉल और चार्ज का यूनिट कूलम, तो E इक्वल होगा जॉल पर कूलम के। ये हमने E का यूनिट देख लिया। अब डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी का यूनिट देखते हैं। डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी का मतलब क्या है? डेल फाई इक्वल होता है BA के डिवाइडेड बाय T। मैग्नेटिक फील्ड B किसके इक्वल है? B का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला टेस्ला, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। B का यूनिट मैग्नेटिक फील्ड B का यूनिट टेस्ला, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट सेकेंड। टेस्ला जो है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर की इक्वल होता है। मीटर स्क्वायर एज इट इज लिखा ओवर S। ये m की पावर -1 और ये m की पावर +1 कैंसल। n a पावर -1 ऊपर था, नीचे आएगा a पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि n डिवाइडेड बाय a। इधर से एक m बच गया और नीचे s ऑलरेडी था। न्यूटन मीटर जॉल के इक्वल होता है, एम्पेयर सेकेंड कूलम के इक्वल होता है। तो डेल फाई बाय डेल्टा टी इक्वल आ गया जॉल पर कूलम के। तो इससे हमें यह पता चला कि जो E और डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी का यूनिट है वो सेम होते हैं। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।